नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह, श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर। अभी हाल फिलहाल में यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है उसको लेकर के काफ़ी सवर्णों में गुस्सा है और उसको लेके काफ़ी विवाद हो रहे हैं। तो हम लोग अभी इस पे चर्चा क्या रेगुलेशन में है उस पे तो हज़ारों वीडियो बन चुके हैं, तो उस पे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब लोग जान रहा है। तो मोटे तौर पर पहले हम लोग बताते हैं कि इस रेगुलेशन में किन बिंदुओं पे विवाद है और फिर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो हम सोचते हैं परिणाम वैसा नहीं आता है, कुछ और आ जाता है। तो उस सारी चीज़ों पे बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले कि प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 जो आया है वो इसलिए लाया गया है क्योंकि रोहित ममूला और पायल तंगड़ी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 का जो रेगुलेशन बना हुआ था वो पर्याप्त नहीं है और एक नए तरीके से आप बनाइए। उसी के बाद ये एक्ट आया। विवाद का विषय ये है कि इसमें दो मुद्दे पर सबका विवाद है। नंबर एक विवाद ये है कि जो विक्टिम है वो मान लिया गया कि SC ST OBC दिव्यांग और महिलाएं ही होती हैं, और दूसरा चीज़ है कि स्वर्ण को मान लिया गया है कि ये ही क्राइम करने वाले हैं। तो बहुत पुराना एक हम लोग पिक्चर देखे थे दीवार, उसमें अमिताभ बच्चन के हाथ पर कुछ लोगों ने लिख दिया था कि तुम्हारा बाप चोर है। उसी तरीके से ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है कि मेरे सर पे लिख दिया गया है कि हम आदतन और जन्मजात अपराधी हैं और विरोध इसी का है। दूसरा है कि मान लीजिए कोई आदमी किसी SC ST OBC दिव्यांग और महिला ने किसी स्वर्ण पे कोई आरोप लगाया कि ये जो है सो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि धर्म, लीग, नस्ल, क्षेत्रीयता के आधार पर अगर आप किसी के प्रति कुछ व्यवहार रखते हैं तो आपके ऊपर एक कार्रवाई होगा। तो वो जो आवेदन करता है कि भाई शिकायत करता है कि हमारे ऊपर इन्होंने इस तरह का टिप्पणी किया है किसी स्वर्ण स्टूडेंट के खिलाफ में, और जांचों उपरांत पाया जाता है कि नहीं, ये आरोप झूठा था। तो यही समस्या है कि जब आरोप झूठा है तो जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसको केवल इतना ही बोल देना होगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन आपके मजाक की वजह से एक स्टूडेंट का करियर तबाह होने की स्थिति में जा सकता है, क्योंकि रोहित ममूला और पायल तंगड़ी का यही आरोप था कि हमारे ऊपर जातीय भेदभाव के कारण हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, यही उन्होंने किया था। तो उसी तरीके से क्या ये संभावना नहीं है कि किसी निर्दोष बच्चे के ऊपर, वो जो स्वर्ण जाति का है, उसके ऊपर इस तरह का व्यवहार हो और वो अगर आत्महत्या कर लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के काफ़ी उबाल है और लोगों का मांग है कि इसमें सभी जाति को रखिए। अगर इतना करने से बेहतर है कि आप सीधे बोलिए कि किसी भी विद्यार्थी के साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो वो कंप्लेन करेगा, पहला। और दूसरा कि अगर वो पता चलता है कि ये इन्होंने जो कंप्लेन किया वो फर्जी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। यही मांग आज के डेट में स्वर्ण जाति के जो विद्यार्थी है उनका है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि बहुत बार ये देखा गया है कि जो हम सोचते हैं जिस कारण से कोई नियम बनाया जाता है वो होता नहीं। इसके दो उदाहरण हम आपको देंगे, एक पूर्व का वैदिक काल का से लेके और एक अभी जो रिसेंटली चल रहा है पिछले 10 साल में सोशल मीडिया का। तो सबसे पहले सोशल मीडिया की ही बात करें कि इसकी स्थापना क्यों किया गया था, इसको क्यों निर्माण किया गया। तो ऐसा देखा गया था कि समाज में बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को नज़दीकियां बढ़ाने के लिए ये सोशल प्लेटफॉर्म दिया गया था, लेकिन परिणाम इसका उल्टा हुआ।
आज घर में माँ बाप बच्चे ही आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो सब के सब लगे हुए हैं वर्चुअल ये पर। तो बनाया तो गया था कि सबको नज़दीक लाना है, लेकिन परिणाम तो उल्टा हो गया। आज घर में ही कोई नहीं एक दूसरे से बात कर रहा है। टोला मोहल्ला फूफा चाचा मौसा के यहाँ जाना आना तो छोड़ दीजिए, आज के समय में हम किसी भी सोशल गैदरिंग में तभी जाते हैं जब कहीं पे शादी विवाह होता है या मरनी जीनी का होता है या किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो बाकी तो हम लोग कट गए हैं। उसी तरह से वैदिक समय में जब जाति व्यवस्था का अवधारणा आया, इसका बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन एक जो हमको सब ज़्यादा पसंद है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब संख्याएं बहुत बढ़ने लगी तब हुआ कि वर्ण व्यवस्था में अब काम नहीं चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चे को जो उस काबिलियत का नहीं है फिर भी उसको उसी में रखना शुरू कर दिया। तो फिर एक जाति व्यवस्था की अवधारणा आई। उसमें था कि हर जाति में सब संपन्न लोग होते हैं, और वो जो प्रभुत्व लोग होते हैं अपने ही जाति का अगर विकास कर देंगे, वो अपने ही जाति के कमज़ोर तबके को उत्थान के लिए, उसका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे, तो अगर वो उस जाति का विकास होता, और ऐसे ही हर जाति में, चाहे वो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो SC ST, क्योंकि तमाम में प्रभुत्व लोग हैं, अगर वो अपने समाज का उत्थान करते हैं, अपनी जाति का करते हैं, तो धीरे धीरे इससे सभी जातियों का उत्थान होगा और समाज का विकास होगा। आज क्या ऐसा हो रहा है क्या? हम तो देखते हैं कि हर जाति का एक संगठन बना हुआ है। कितने जाति का संगठन है जो अपने समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए काम कर रहा है? आपने शायद ही किसी को देखा होगा, इक्का दुक्का है, जो गरीब तबके के लोगों के लिए शादी विवाह करवा रहा है, एजुकेशन के लिए पैसे दे रहा है, दवा फ्री में दे रहा है। ऐसा बहुत कम लोग हैं। लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि जातीय सम्मेलन होता है जिसमें पगड़ी पहन करके और हम लोग अपने दम भरते हैं अपने जाति का, और एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन होता है, और वो कारण ये है वोट बैंक के लिए। और उस जो व्यवस्थाएं इस तरह का होता है, ये जो सेमिनार होता है, उसमें जो ऑर्गेनाइज करता है उसकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन जो उसमें हजारों की संख्या में जो सामान्य लोग जो उस भीड़ में खड़े हैं, उनका क्या उनको उस तरीके से मान सम्मान मिलता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी संगठन से, जातीय संगठन से जुड़ते हैं तो उसके पीछे दो ही कारण होता है। एक, या तो उस संगठन का आप इस्तेमाल करते हो, या दूसरा आप इस्तेमाल होते हो। अधिकांश आदमी इस्तेमाल होने वाला में होता है। एक और आपको उदाहरण देते हैं जाति का, कि मान लिया जाए, एक प्रश्न मेरा है कि अभी के डेट में आपको चिराग पासवान जी हमारे यहाँ के हैं, और वो दलित समाज से आते हैं। वो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यवहार क्या होगा उनके साथ? स्वाभाविक है उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाएंगे और बेस्ट से बेस्ट उनके साथ स्वागत मिलाएंगे, वो काम करेंगे। लेकिन इसी का उल्टा कर लीजिए, कोई शुद्ध राजपूत जो गांव का किसान है, 2 बीघे का खेती जोतता है, और वो अगर वहाँ जाएगा तब क्या हो? क्या आपको लगता है कि उसी तरह से उनको ड्राइंग रूम में बैठा करके और उसी तरह से स्वागत किया जाएगा? ये संभव नहीं है। एक आज के समय में जाति व्यवस्थाएं अब नहीं केवल एक ही काम के लिए यूज होता है, और वो है शादी विवाह के लिए। आप गरीब हैं या अमीर है, इसी पे आपका शोषण होता है या शोषित होते हैं आप। तो अब आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो सारे लोग जो लगे हुए हैं कि हमारे ऊपर आरोप है, कल तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल में देखते हैं हम लोग। आज हायर एजुकेशन में हमारे कितने बच्चे जा रहे हैं पढ़ने? इंडिया का 26% ही विद्यार्थी है जो हायर एजुकेशन में जा रहा है, और बिहार की स्थिति और ख़राब है। हमारे यहाँ से 15-16% जा रहे हैं, और वो भी 16% 15 के बाद बढ़ा है, क्योंकि
उसके पहले और कम था। और बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिया तो वहाँ से लोग हायर एजुकेशन में जाने लगे। तो बिहार में अभी भी 85% लोग तो कॉलेज देख ही नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि वो सब के सब SC ST OBC हैं? क्या स्वर्ण गरीब नहीं है? आज भी आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि बिहार में 25% स्वर्ण वैसे हैं जिनका महीने का आमदनी 6,000 से कम है। क्या आपको लगता है कि किसी के साथ वो दुर्व्यवहार करेगा? वो नहीं कर सकता है। और भी चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट नामांकित होते हैं कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में, उसका जब आंकड़ा निकालेंगे, UGC का 2022 का आंकड़ा आया हुआ है, उसको जब आप ध्यान देंगे तो उसमें देखा गया है कि SC ST लगभग 20% है, जिसमें 14.2% SC हैं और 5.8% ST हैं। ये 20% हो गए। OBC और SC ST जो को मिलाकर के लगभग यहाँ पर 61% आता है कि 61% ये लोग। बाकी बच गया 39% जिसको सामान्य कैटेगरी में लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, 10% EWS है, उसको हटा दीजिएगा तो बच गया 29%। जनरल कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी के लोग आ सकता है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या स्वर्ण हो, सबके लिए ओपन होता है। क्या ये लगता है कि वो 29% बचा हुआ उसमें सबके सब स्वर्ण है? हो ही नहीं सकता। वहाँ ST भी है, OBC भी है, सारे लोग हैं वहाँ पे। इसको अगर हम मान लें कि जो ये 29% है उसमें से 10% फॉरवर्ड हो गया, तो EWS और इसको मिलाकर के 20% हुआ। महिला लोगों को भी इसमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है और महिलाएं आज के समय में 48% पढ़ रहे हैं। 52% जेंट्स है और 48%। तो 20% में 10% तो वैसे ही EWS को हम निकाल दिए, बच गया 10%। 10% में महिलाएं भी तो है, उसकी भी संख्या 48% है। हम मान लेते हैं कि 4% है महिलाएं, 6% बच गया। अब उस 6% में कौन कौन लोग हैं? हम लोग मान लेते हैं कि राजपूत, भूमिहार, लालाजी और ब्राह्मण, यही 4 हैं। आपको लगता है कि कोई लालाजी किसी यादव को तंग कर सकता है? ये संभव है? ये नहीं पॉसिबल है। लालाजी तो बेचारा पढ़ने लिखने वाला कौम है, वो कहाँ से वो जाएगा किसी को ह्यूमिलिएट करने? संभावना कम है। पंडित जी में भी संभावना कम है कि वो नहीं करेंगे। तो अगर हम इस 6% में से पंडित जी और लाला जी को निकाल दें तो बच गया 4% जो भूमिहार और राजपूत है। यही है जो एग्रेसिव जात होता है, जिस पे थोड़ा सा संभावना है कि कर सकता है। चलो मान लेते हैं कि वो कर रहा है, थोड़ा देर के लिए वहाँ से संभावना है। लेकिन दूसरे तरफ जैसे ही SC ST के साथ OBC को भी इसमें शामिल कर लिए, क्या आपको लगता है कि OBC जो है सो SC ST को नहीं तंग करेगा? इसकी संभावना है क्या कि नहीं हो पाएगा कुछ भी? आज भी बिहार में SC ST एक्ट के तहत जो केस किया हुआ है उसमें बिहार या पूरा ऑल ओवर इंडिया में 81% केस OBC के खिलाफ है, 19% ही स्वर्ण के खिलाफ है। तो ज़्यादा तादाद में केस तो OBC के खिलाफ में हो रहा है, तो प्रोटेक्शन तो OBC से भी मिलना चाहिए था। तो वहाँ उनको फ्री कर दिए, उनको ले आए आप एक ही जगह पे। तो अगर कोई दलित को कोई OBC का आदमी अगर ह्यूमिलिएट कर रहा है या उसको नस्लीय टिप्पणी कर रहा है, तब क्या होगा? पास तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
और आंकड़ा भी हमारा यही बता रहा है कि ओबीसी वाले ही ज़्यादा कर रहे हैं। जो केस होता है उसमें ज़्यादा उन्हीं के ऊपर है। बिहार में आप जब देखेंगे SC/ST एक्ट के तहत जो केस हुआ है 61%, जैसा हमने बताया, वो केस जादुओं के खिलाफ में, और उनको आपने फ्री कर दिया है इससे। तब तो वो कॉलेज में आया और वहाँ अगर उसको अगर कर रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार, तब क्या होगा? कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं वहाँ पे, क्योंकि उस कैंपस में आपने फ्री कर दिया हो। अगर वो जातीय नस्लीय कोई भी गाली देता है तो क्या होगा? एक और प्रश्न है, क्षेत्रवाद के आधार पर होता है। मान लीजिए दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ने गया, एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है। वहाँ पे बिहारियों को बिहारी कहना एक गाली की तरह संबोधन होता है। वहाँ का कोई ओबीसी अगर वो किसी राजपूत स्वर्ण में, मान लिया कोई राजपूत है और उसको वो गाली देता है, तब क्या होगा? उस पर तो कोई केस नहीं बनेगा। और वहीं अगर कोई वहाँ का स्वर्ण अगर यहाँ का जादव को बोलता है अरे बिहारी, तब तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये जो इतना गाल में ललबल है, ये बेकार का चीज़ है। सिंपल सा चीज़ था जो कि सब लोगों का मांग भी है कि आप सभी विद्यार्थियों को जोड़िए, कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव होता है उसको पनिशमेंट मिलेगा। और अगर आपने झूठा आरोप लगाया तो आपको भी पनिशमेंट मिल सकता है, क्योंकि हमारे के यहाँ SC/ST एक्ट के तहत जो केस हुआ है उसमें सज़ा पाने वाले लोग मात्र 32% हैं। 2022 का आंकड़ा है। बाकी का 68% झूठा केस है। तब क्या होगा? तो सरकार का हमको तो जो लग रहा है कि लोग बोल रहा है कि ये स्वर्ण के खिलाफ में है, हम तो कहेंगे कि ये SC/ST के खिलाफ में। जहाँ 3% स्वर्ण से उनको खतरा था पहले, अब तो पूरा एक जमात को दे दिया गया है। और बाहर में SC/ST एक्ट में तो ज़्यादा केस उन्हीं के ऊपर है। इसको हम मजाक में ही एक बात बोल रहे हैं कि सरकार ने बोला कि भाई आप सदियों से लड़ रहे हैं, राजपूत हैं, भूमियार है, अब आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि आपको ये डर है कि अगर आप ये कीजिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। जैसे फुटबॉल मैच में देखते हैं, फ्रंट लाइनर होता है, फ्रंट पे खेलता है, तो राजपूत, भूमिहार या स्वर्ण जो है वो फ्रंट लाइन पे खेलता था, उनको बेंच पे बिठा दिया गया कि अब तू बैठ जाओ। उसके जगह पर कौन आ गए? आपको लगता है कि गुजर को कोई कर सकता है, जाट को कर सकता है, मराठा को कर सकता है, जादव को कोई ह्यूमिलिएट कर सकता है? अब इन लोगों को फ्रंट लाइन पे ले आया गया कि अब आप लोग SC/ST को समझा दीजिए जरा सा। हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर तुम कुछ करोगे तो तुमको पूरा प्रोटेक्शन है कि तुमको कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर स्वर्ण अगर करता है तो वो प्रोटेक्शन नहीं है, उनके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इनको तंग करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, तुमको फ्री कर दिया गया। हमने तो पढ़ा है कि सूरजमल ने आगरा जीत लिया था, कमजोर रेस है क्या वो? आप मीना चले जाइए राजस्थान में, उसको आप कमजोर मान रहे हैं क्या? तो कहीं ना कहीं से मेरे समझ से इसका ज़्यादा नुकसान होने वाला है SC/ST को। इसीलिए हम बोले थे पहले भी कि बहुत बार जिस सोच करके बनाया जाता हो जाता है उल्टा। और दूसरी बात, एक बात और जान लीजिए, एक और कहानी बता देते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। आज ये स्वर्ण के लिए है, कल और किसी के लिए भी हो सकता है। एक किसान था, वो अपने घर में एक मुर्गा को पाले हुए था और एक बकरी को पाले हुए था। उसी घर में एक चूहा जो था तो बड़ा उत्पाद मचाता था। किसान की पत्नी ने बोला कि ये चूहा जो है तो बहुत तंग कर रहा है, एक चूहेदानी आप ले आइए ताकि इसको फंसाए, इसको बाहर करे।
तो ऐसा जानकारी हुआ चूहा को, तो उसने उस मुर्गा को बोला कि भाई हमको तो मारने का साजिश हो रहा है, तो कुछ मदद करो। तो मुर्गा ने बोला कि हमको क्या फर्क पड़ता, हम थोड़ी उस पिंजड़ा में घुस जाएंगे, चूहेदानी में तो मैं घुस भी नहीं सकता, इसलिए मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बकरी के पास गया, बोला कि भाई तुम हमको बचाओ, नहीं तो ये तो किसान जो है सो हमको मार देगा। फिर बोला कि हम तो इतना बड़ा शरीर वाला है, उसमें तो ढुकेंगे ही नहीं है, हमारे लिए थोड़ी ना है, तो तुम्हारे लिए है। थक हार के चूहा जो है सो रह गया, बेचारा बड़ा मायूस था। चूहेदानी लग गया। रात में किसान की पत्नी को लगा कि चूहेदानी में चूहा फंस गया। अब अंधेरे में ही वो चूहेदानी के पास गई, तो एक्चुअल में चूहेदानी में एक फंस गया था सांप, गेहूमन सांप। तो इसको तो लगा कि चूहा है, उसने चूहेदानी को पकड़ा तो वो सांप ने उसको डस लिया। पीछे से जब किसान आया तो देखा ये तो सांप है, लाइट वेट लेके। फिर उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज चलना शुरू हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इनको जरा सा कमजोरी हो गया है, इसको चिकन का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगा। घर में जो थे मुर्गा भाई साहब तो कट गए। फिर कुछ दिन के बाद वो हॉस्पिटल से वापस आ गई, तो बिरादरी वाले ने बोला कि भाई ये तो नया जीवन इसको मिला है, तो एक पार्टी दो। तो जो खस्सी था वो कट गया, उसी का काट करके और मटन का पूरा पार्टी हुआ। तो इस कहानी से यही पता चलता है कि आप सोच रहे हैं केवल मेरे लिए है, आज स्वर्णों के लिए है, कल सबके लिए होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि सब लोग मिलकर इसका विरोध कीजिए, क्योंकि एक भी गुनहगार नहीं छूटना चाहिए और एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चा डरा हुआ कॉलेज में आएगा ना पढ़ने। क्यों डरा रहे हो किसी को? और ये थोड़ा सा ये प्रवृत्ति अभी और हुआ। हमारे एक और दोनों ही यादवे लोग किए हैं, जिनके ऊपर SC/ST का सबसे ज़्यादा केस होता है, 61%। एक कंचन यादव हैं जिन्होंने बोला कि फॉरवर्डर को सताना चाहिए, और ये होगा क्योंकि सदियों से इन्होंने किया। और दूसरा एक जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उनका काम है लोगों को समझाना। जब उनसे इससे संबंधित सवाल किया गया तो उन्होंने लगा जैसे शंखनाद कर रहे हैं, हर 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 महादेव। क्या वो इस बात का खुशी मना रहे थे कि मेरे ऊपर जो SC/ST एक्ट के तहत जो केस होता था, अब वो बैरियर हट गया है, तो मेरे तो खुला आज़ादी है कि हम SC/ST को अब कॉलेज में तो समूल नासी करेंगे। ऐसा सोचे थे क्या? तो आप सबसे आग्रह है कि इस एक्ट में ये 2 प्रोविज़न जो गड़बड़ है उसके प्रति आवाज़ उठाए, चाहे आप किसी भी जाति के, क्योंकि कॉलेज कोई जंग का मैदान नहीं है, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।